हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए किस तरह से बैलेंस करेंगे। ठीक है। वैसे तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के थ्रू जो है वो बहुत आसानी से हम उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो अब हमको ये सिस्टम ऑफ हम एक केमिकल इक्वेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दी है, इसमें हमने क्या करना है, इस केमिकल इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये है कि हमने इसके साथ और राइट साइड पर भी दोनों के साथ कुछ ऐसे कांस्टेंट लगाने हैं कि लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स और राइट साइड के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनके इनके साथ जो हमें कांस्टेंट चाहिए, जो यहाँ पे अननोन हमें चाहिए, हम उन्हें नाम दे देंगे x1 x2 x3 x4 का, इस तरह से। जैसे यहाँ पे मैंने x1 का नाम दे दिया, इसे x2 का नाम दे दिया, इसे x3 का और इसे x4 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें जितने भी एटम्स यूज हुए हैं, जैसे इसमें कार्बन यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे वहां पर हम नोट्स दिख रहे थे, इससे पहले जो मैंने एप्लीकेशंस आपको बताई वहां पर हम नोट्स दिख रहे थे, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन। ये तीन तरह के एटम्स यहाँ पे यूज हुए हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन की राइट साइड। ठीक है। मैंने इससे पहले भी दो डिफरेंट फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशंस बताई हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर और नेटवर्क एनालिसिस के अंदर। तो उससे भी आप देख सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। अच्छा, अब आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि लेफ्ट साइड में कार्बन के कितने हमारे पास अब एटम्स बन रहे हैं, x1 के साथ उसे मल्टीप्लाई करते जाने। जैसे यहाँ देखें, कार्बन मेरे पास है C, ठीक है, और x1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ये कार्बन ये रहा, ठीक है, और x1 इसके साथ मल्टीप्लाई, और कार्बन का एक ही एटम है तो हम कहेंगे x1। सही है, यानी कि 1x1 है, तो आप इसे सिंपल x1 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा, ये राइट, ये लेफ्ट साइड पर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ और कोई कार्बन नहीं है। अब राइट साइड पर देखें, राइट साइड पर कार्बन यहाँ पर है, और इसका जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल वो क्या है, x3। यानी कि लेफ्ट साइड पर आ जाएगा x1 और राइट साइड पर आ जाएगा x3। तो हम इसे लिखते हैं, राइट साइड पर हम लिखेंगे x1 और लेफ्ट साइड पर x1 और राइट साइड पर लिखेंगे x3। इसी तरह से अब आपने हाइड्रोजन के एटम्स को देखने हैं कि हाइड्रोजन के कौन कौन से एटम्स कितने हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हैं 4। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और x1 इसका वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे 4x1। हाइड्रोजन के साथ हम लिखेंगे, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन का है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 4x1। और राइट साइड पर भी देख लेते हैं, राइट साइड पर यहाँ पे 2 एटम्स हैं और x4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 4x1 और राइट साइड पर आ जाएगा 2x4। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पर अपने टेबल में। यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन के में के सामने अपने लिखना है 4x1, ठीक है, और राइट साइड पर लिखेंगे आप 2x4। इसी तरह से आप आपने ऑक्सीजन के देखने हैं। ऑक्सीजन के अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पर जो है वो 2 एटम्स हैं, ठीक है, और ये x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 2x2। और यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हमने देखने, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ये एटम है, ये 2 एटम्स हैं, तो 2x3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, एक ही एटम है तो प्लस x4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं अपने टेबल में। टेबल में हम यहाँ पर लिखेंगे, ऑक्सीजन के सामने हम यहाँ लिखेंगे 2x2। हमारे पास 2x2 लेफ्ट पर है और राइट पर हमारे पास आ रहा है 2x3 प्लस x4, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसे अगर मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, अच्छा, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, ये मतलब होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो अब हमारे पास इक्वेशन देखिए बनेगी, x3 को इस साइड ले आए तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, मेरे पास बनेगी इक्वेशन x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी 4x1 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बनेगी 2x4 माइनस 2x3, इसको इधर 2x2 है, सॉरी, ये 2x2 माइनस, इसको यहाँ ले आए 2x3, इसे भी यहाँ ले आए दूसरी तरफ, तो x माइनस x4 इज इक्वल टू 0। इसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बना लिया। अब हम इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट करेंगे,
और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसका सोल्यूशन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और वो चूंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे 4 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल्स हैं और पहले का कोफिशिएंट 1 है, फिर है x2 का कोफिशिएंट 0 है पहली इक्वेशन में, 1 0, थर्ड का कोफिशिएंट -1 है और फोर्थ का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है, और इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हम बनाएंगे एक डॉटेड लाइन, सही है। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने लिखना है सेकंड रो का। सेकंड रो में था 4, कॉलम ये 4 था, 0 0 -2 0 और 0 2 -2 -1 और 0, ठीक है। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी 1 है, ये 1 ही रहेगा और इसके बाद हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हम करेंगे R4 इस तरह, R2 -4R1 इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा पहली रो में 1 0 -1 0 और 0, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और हमारे पास अब और क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 -4, तो हमारे पास आ जाएगा 0। ये ऑपरेशंस में प्रीवियस अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल से करवा चुके हैं। 0 -0, यहाँ पर आ जाएगा 0 +4, तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह से -2 + 0 से आएगा -2 और 0 -0 से आएगा 0। थर्ड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या ऑपरेशन करना है, हमें यहाँ पर 1 चाहिए लेकिन यहाँ 0 है, 0 को हम 1 नहीं बना सकते, तो हम दोनों रोज को इंटरचेंज कर देंगे। दोनों रोज को इंटरचेंज भी करना है और आपने इसे 2 पे डिवाइड भी करना है, तभी ये 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। तो मैं दोनों ऑपरेशन एक साथ करूँ, 1 बनाने के लिए आप ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन 1 बनाने के लिए 0 बनाने का ऑपरेशन आप नहीं कर सकते जब 1 बनेगा, ठीक है। तो हम करेंगे 1/2 R3, यानी कि इसको मैं 2 पे डिवाइड कर रही हूँ इस पूरी रो को और फिर R2 के साथ इंटरचेंज करूंगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं देखें, अब आप देखें इसी तरीके से हम दोनों ऑपरेशंस एक साथ कर रहे हैं। मैंने कहा था 0 बनाने वाली रो में स्टेप में कोई और ऑपरेशन अलाउड नहीं होता, तो हम कोई और ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम 0 बनाने के लिए ही ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस रो को 2 पे डिवाइड करते जाएं और फिर इसके साथ इंटरचेंज करें। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, -2 2 पे डिवाइड होगा -1 आ जाएगा, -1 2 पे डिवाइड होगा -1/2 आ जाएगा और 0 2 पे डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। सेकंड रो को R3 की जगह पर लिखना है, तो 0 0 4 -2 और 0, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम ऑलरेडी 0 1 0 बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाना है तो हम इसे 4 पे डिवाइड कर देंगे इस पूरी रो को, किस रो को, फोर्थ रो को, ठीक है, थर्ड रो को, सॉरी। तो थर्ड रो को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, थर्ड रो को हमने डिवाइड करना है किस पे, 4 पे, 4 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन को करते हैं, फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डॉटेड लाइन बना लें इस तरह से। सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज लिख दें, -1 और -1/2, ठीक है। और थर्ड रो को 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/2, -1/2, सही है। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0। अब आप देखें -1/2 और -1/2, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को भी 0 बनाना है। जब हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, 1 के ऊपर भी मेरे पास दोनों 0 होने चाहिए, ठीक है। तो 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसे भी 0 बनाना है और इसे भी 0 बनाना है, यहाँ 1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम करेंगे R1 + R3 और दूसरा करेंगे R2 + R3। अच्छा, इसका पैरामेट्रिक सोल्यूशन इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास अननोन 4 है और इक्वेशंस हमारे पास 3 है। तो x4 ऑलरेडी यहाँ पर x4 नहीं आएगा, वो एलिमिनेट हो जाए, मतलब एलिमिनेटेड समझे आप उसे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट रो पर क्या ऑपरेशन है, R1 + R3 कर रहे हैं, 1 + 0 से 1 आएगा, 0 + 0 से 0 आएगा, -1, और अच्छा ये नेगेटिव था तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, नहीं, अच्छा -1 + 1, हाँ ऐड कर रही हूँ ना, -1 + 1 से आ जाएगा 0 0, और -1/2 से आ जाएगा -1/2, ठीक है।
और 0 + 0 से आएगा 0, इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरह से इन्हें भी ऐड करना है, 0 + 0 से आएगा 0, 1 + 0 से आएगा 1, -1 + 1 से आएगा 0, -1/2 और -1/2 से आ जाएगा -1, और 0 + 0 से आएगा 0। थर्ड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, सोर्स रो है, इसे एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ देखें, अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ फोर्थ रो होती तो हम यहाँ पर उसे 1 बनाते, लेकिन चूंकि नहीं है तो हम यहाँ पर, हमारे पास ये रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे वापस इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा x1 और माइनस x2 x3 नहीं है, -1/2 x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखें, सेकंड रो में है x2 माइनस x4 इज इक्वल टू 0। थर्ड रो में है x3 -1/2 x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x4 मेरे पास क्या होगा, x4 हो जाएगा, हम कहेंगे कि लेट x4 इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ करते हैं हम इसे, यहाँ पे जगह है, यही लिखते हैं, चलिए लेट x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम नहीं कर सकेंगे तो हम इसको करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पर करते हैं हम इसे। ठीक है, अच्छा हम लेंगे x4, चूंकि एलिमिनेट हो, x4 है ही नहीं इसके अंदर, फोर्थ रो नहीं थी, तो हम कहेंगे लेट x4 इज इक्वल टू टी हो गया। अब हम, जो हमारे पास तीन इक्वेशंस बनी थी, इन तीनों इक्वेशंस में से जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो x3 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/x3 -1/2 x4 आया था, तो x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2t आ जाएगा। इसी तरह से x2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी t, और जब हम x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2t आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू x4t है, ये आप प्रीवियस जो मैंने तीन इक्वेशंस बनाए उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें तो मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये मेरे पास आ गया आर्बिट्री सोल्यूशन। अब यहाँ पे टी आर्बिट्री है, यानी कि पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक सोल्यूशन आया है। अब टी में आप कोई सी भी वैल्यू रख के देखें, यानी कि स्मॉल वैल्यू भी रखें, 1 रखें, 2 रखें, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखें, क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं इसमें हम पॉजिटिव वैल्यूज ही रखते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू जब रखेंगे टी की, कोई सी भी, आप लेट सपोज 2 रख दें, आप 1 रख दें, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास x1 x2 x3 x4 के सोल्यूशन सेट बनते रहेंगे। जैसे टी को अगर 1 रख दिया तो x1 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, x3 की वैल्यू 1/2 आएगी, और x4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से मैं x1 की वैल्यू अगर 2 रख देती हूँ, सॉरी टी की वैल्यू अगर 2 रख देती हूँ, तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, x2 2 हो जाएगा, x3 1 हो जाएगा, और x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज अगर आप इस, ये जो इक्वेशन है, इसमें x1 x2 x3 x4 की जगह लगाकर देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों साइड पर इक्वेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी एग्जांपल्स मैं एलिमेंट्री लीनियर जबरा की बुक से ले रही हूँ, ये भी उसी बुक की एग्जांपल है। इसमें क्या है, इसमें एक इक्वेशन हमें दी है, केमिकल इक्वेशन, इसे हमने बैलेंस करना है। इसके साथ इसके नीचे जो है वो इनके नाम भी लिखे हुए हैं, और हम क्या करेंगे, इसके साथ x1 x2 x3 लगाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लगाऊंगी x1, यहाँ पर मैं लगाऊंगी x2, यहाँ पर मैं लिख दूंगी x3, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी x4। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ मैंने वेरिएबल्स इनको असाइन कर दिए। वेरिएबल्स असाइन करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इनका नाम लिखती हूँ। इनके नाम जो भी आप बन रहे हैं, मैं उनके सिर्फ जो है ना सिंबल लिख लूँ। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी हाइड्रोजन। क्लोरीन है, उसके बाद सोडियम है, ठीक है, और क्या है, फॉस्फोरस है, और है ऑक्सीजन। ठीक है, ये मेरे पास चार तरह के हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। यहाँ पर मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखूंगी, और यहाँ पर मैं इक्वेशन की राइट साइड लिखूंगी। ठीक है, राइट साइड। अब इक्वेशन को लिखते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन का एक ही एटम है, x1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1x1 आएगा, तो सिर्फ x1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। अब राइट साइड पर देखते हैं, राइट साइड पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो मैं लिखूंगी 3x3, तो यहाँ मैं लिखूंगी 3x3, यहाँ पर और कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह से क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम है, यहाँ पे देखें, तो मैं लिखूंगी x1, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है। राइट साइड पर देखते हैं, राइट साइड पर भी क्लोरीन एक ही आइटम है इसका, और इसके साथ x4 मल्टीप्लाई हुआ है तो x4 लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं सोडियम को। सोडियम यहाँ पर 3 एटम्स हैं सोडियम के, और x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x2 आ जाएगा।
3x2 लिख देंगे। इसी तरह से सोडियम यहाँ पर कितना है, सोडियम के एक ही एटम है तो x4 आ जाएगा सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से फास्फोरस को देखते हैं, यहाँ पर है सिर्फ, यहाँ पर इसका एक ही एटम है तो x2 आ जाएगा। और राइट साइड पर देखते हैं तो राइट साइड पर भी इसका एक ही एटम है तो x3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x3 आ जाएगा। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के मेरे पास 4 एटम्स हैं यहाँ पर तो 4x3 x2 आ जाएगा, सॉरी 4x2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। राइट साइड पे जब हम देखते हैं तो राइट साइड पे आ जाएगा 4x3, इसके अलावा ऑक्सीजन और कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। किस तरीके से इक्वेशंस बनेगी, यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाते हैं इसकी। हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, यहाँ लिखते हैं इक्वेशंस क्या बनेंगी हमारे पास, यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास बनेगा x1, इन्हें देखते जाएं, राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल होता है जब हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ इक्वल के साइन के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा मेरे पास, x1 -3x3, इसको इक्वल के उस साइड ले जाएं क्योंकि मुझे इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू आ जाएगा 0। बल्कि इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिखती हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं है, इस तरह से, ठीक है। मैं पहले x2 की जगह छोड़ती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर x2 के लिए जगह छोड़ते हैं और यहाँ पर आएगा -3x3, x4 भी है यहाँ पर तो x4 की जगह भी छोड़ते हैं, इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन में देखें x1 और x2 x3 नहीं है और यहाँ आएगा -x4 इज इक्वल टू 0, इसको वहां ले जाएं। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में देखें 3x2 है, ठीक है, तो 3x2 लगाते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा इस तरह से 3x2 है, ठीक है, और -x3 हो जाएगा -x3, और x4 इसमें नहीं है, इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये सारी इक्वेशंस होमोजीनियस बन रही हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 वाली सारी इक्वेशंस होमोजीनियस होती हैं। 4x2 होता है। होमोजीनियस इक्वेशंस का कभी भी ऐसा नहीं होता कि नो सोल्यूशन आए, होमोजीनियस इक्वेशंस में हमेशा सोल्यूशन आता है, ठीक है, हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट के अंदर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल होते हैं, जैसे अभी प्रीवियस वाला हमने सॉल्व किया वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x2 और माइनस, होमोजीनियस में मैं पूरा लेक्चर बना चुकी हूँ, अगर आपको होमोजीनियस इक्वेशंस डिटेल में देखनी है तो आप वहां से मेरा लेक्चर देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में जाके। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई। यहाँ पर मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं, लेकिन इसका जो है वो सोल्यूशन है वो फिर भी पैरामेट्रिक आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो इसे सॉल्व करने में। आप अपने पास सॉल्व करते रहें और मेरे पास मेरे सोल्यूशन के साथ टैली करते रहें। पीछे जो इक्वेशंस लिखी थी उनको मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ पर हम सेकंड कॉलम लिखते हैं, 3 है, 1 है, 4 है। थर्ड कॉलम में -3 0 0 -1 -4, और फोर्थ कॉलम में आएगा 0 -1 -1 0 0, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 0 0। होमोजीनियस है तो सारा 0 ही होता है होमोजीनियस में। फर्स्ट रो 1 है, इसको फर्स्ट रो 1 है, इसको हमें 1 ही चाहिए था, नीचे वाले 1 को 0 बनाना है, तो सिंपल मैं R2 -R1 करूंगी। मैं दोबारा से बता दूं कि मैं इन रो ऑपरेशंस का एक बहुत डिटेल में इजी स्टेप्स उसके बता चुकी हूँ, तो वो आप चाहें तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में से आप वो लेक्चर देख सकते हैं, इजी स्टेप्स के नाम से है। 1 -1 से मेरे पास आ जाएगा 0, 0 -0 से 0, 0 + 3, 0 + 3 हो जाएगा ना, जब माइनस का साइन लगेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस -1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। -1 + 0 से आ जाएगा -1, और 0 -0 से आएगा 0, ठीक है। थर्ड रो ऑफ बाकी रोज पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिख देते हैं, 0 3 0 -1 0 1 -1 0 0 0 4 -4 0 0, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या ऑपरेशन करना है, अच्छा अब मैंने ऑपरेशन करना है कि मैं यहाँ पर इसे मैंने 1 बनाना है, तो आप चाहें तो दोनों रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस रो को 3 पे नहीं, अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ से 1 बनाना है, मुझे यहाँ 1 बनाना है, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं है, नहीं बन सकता, ये 0 है। तो मैं क्या करूंगी कि नीचे वाली एक नॉन जीरो रो से इंटरचेंज कर दूंगी, यहाँ से इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रो को, यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, तो आप R1 R2 और R3 को R2 और R4 को इंटरचेंज कर दें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं
कि आप इस रो को 3 पे डिवाइड करें और फिर इस रो के साथ इंटरचेंज कर दें। तो R2 और R4 को इंटरचेंज करना आसान है, तो मैं कह रही हूँ कि मैं R2 को R4 से इंटरचेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरचेंज करूंगी। यहाँ फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे, 1 0 -3 0 0। सेकेंड रो की जगह मैंने फोर्थ रो को लाना है, तो 0 1 -1। इंटरचेंज करते हुए जरा ध्यान से लिखा करें, अक्सर मिस्टेक हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, आप भी ध्यान रखा करें। 0 3 0 -1 0। ठीक है, और सेकंड रो को इसकी जगह लिख देंगे, 0 0। ठीक है, और यहाँ पर आई थिंक हम लिख नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पे 11 है। अच्छा, इसे इसे हम यहाँ लिखते हैं, इस ये जो मैट्रिक्स है इसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसे यहाँ लिख देते हैं हम इसे, दूसरी साइड पर लिखते हैं। यहाँ पर कंप्लीट लास्ट वाली रो नहीं आ रही है, जगह कम बच रही है लास्ट रो के लिए, तो हम इसे यहाँ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम R2 को R4 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। तो R2 को R4 के साथ जब इंटरचेंज करेंगे, 1 0 -3 0 0 0। यहाँ पर मैं फोर्थ रो को लिखूंगी, -1 0 0। यहाँ पर थर्ड रो अपनी जगह पर आएगी, 0 3 0 -1 0। यहाँ पर आ जाएगी सेकंड रो 0, और यहाँ पर आएगा 0 0 3 -1 और 0। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0 4। फोर्थ रो फिफ्थ रो अपनी जगह पर एज इट इज आएगी, 0 और 0। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ये वाला स्टेप। इसके बाद मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ ऑलरेडी 0 है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, R4 R3 है ये, तो R3 -3 R2, सोर्स रो R2 बन जाएगी। यहाँ पर 0 बनाना है तो अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। अच्छा, हमने करना है फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिख देते हैं, -3 0 और 0। सेकंड रो सोर्स रो है, इस पर भी कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे भी एज इट इज लिख देते हैं। थर्ड रो को देखें, 3 लगाकर माइनस करना है, 0 -0 3 -3 से आएगा 0 0, और ये हो जाएगा +3। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई होगा, 0 +3 से आ जाएगा 3, -1 + 0 से आएगा -1, 0 + 0 से आएगा 0। फिर थर्ड रो फोर्थ रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 0 था तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, -1 और 0। यहाँ पर करते हैं, 0 -0 से 0 आएगा, 4 -4 से 0 आएगा। ठीक है, 4 -4 से 0 आएगा, और यहाँ पर करेंगे -4 और ये हो जाएगा +4, तो -+4 से 0 आ जाएगा। इसी तरह से 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0 -0 से 0 आ जाएगा, और 0 -0 से 0 आ जाएगा। तो मेरे पास लास्ट वाली पूरी रो 0 हो गई। और अगर आप इस रो को देखें तो ये वाली रो जो है और ये वाली रो भी बिल्कुल एक जैसी हैं, तो मैं क्या करूंगी कि जब दो एक जैसी रोज होती हैं तो हम उसको भी सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम मैं R4 को माइनस कर दूंगी, किस में से, R3 में से। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास इस तरह से कुछ सिस्टम, मेरे पास ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा। मेरे पास बनेगा 1 0 0। अच्छा, इसे जरा देखते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या बन रहा है, इसे अपने पास लिखते हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि मैं इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी एक दूसरे से। तो ये वाली रो और ये वाली रो, यानी कि R4 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक जैसा साइन है। तो R4 -R3 करूंगी। तो फर्स्ट रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे। सेकंड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे। थर्ड रो पर कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पर 0 0 आ जाएगा सारा, और लास्ट रो ऑलरेडी पूरी 0 हो चुकी थी। तो लास्ट 2 रोज देखिए मेरे पास 0 हो गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद मैंने इसको वैसे तो आप यहाँ पर भी छोड़कर इसको वापस इक्वेशंस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सिंप्लीफिकेशन में टाइम लगता है, तो हम इसको रिड्यूस्ड इकोनॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस 3 को 3 पे डिवाइड करूंगी, यानी पूरी रो को 3 पे डिवाइड करूंगी मैं, ताकि मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करूंगी, R3 को डिवाइडेड बाय 3 करूंगी, ताकि यहाँ पे मेरे पास 1 बन जाए। तो 1 0 -3 0 0 0 1 -1 0 0 0 0, और 3 डिवाइड होगा 3 पे तो 1 आ जाएगा।
1 आ जाएगा, -1 3 पे डिवाइड होगा, -1/3 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी सारे 0 ही होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये बन गया। अब ये डॉटेड लाइन यहाँ पर आपने बनानी है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, ये 1 आ गया, इन दोनों को 0 बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, R1 + 3R3 करूंगी, सोर्स रो R3 है, और R2 + R3 करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऊपर ऑपरेशन है 1 0, -3 + 3 से आ जाएगा 0 0, और प्लस यहाँ पर इसके साथ +3 मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास यहाँ बच जाएगा -1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी -1 इस तरह से, और 0, ठीक है। फिर सेकंड रो को देखते हैं, 0 - 0 से 0 ही आएगा, ऐड कर रही हूँ R2 और R3 को, 1 + 0 से 1 आएगा, -1 + 1 से 0 हो जाएगा, 0, और -1/3 से -1/3 आएगा, ठीक है। 0 + 0 से 0 ही रहेगा। ये थर्ड रो है, थर्ड रो सोर्स रो है, इस पे कोई ऑपरेशन नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे। लास्ट 2 रोज भी 0 हो गई हैं, उन्हें भी एज इट इज लिख देने आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रिड्यूस्ड इकोनॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको वापस इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। ये पैरामेट्रिक सोल्यूशन देगा मुझे, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, क्योंकि यहाँ पर भी x4 एलिमिनेट हो गया है, x1 x2 और x3 रह जाएगा। तो अब जब मैं इसे वापस इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा x1 - x4 = 0, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी x2 - 1/3 x4 = 0। जो वहां पर मैट्रिक्स की आखिरी स्टेप बचा था, उसको मैं वापस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, 1/3 x4 = 0, और x4 एलिमिनेट हो गया, तो मैं कहूंगी कि लेट x4 = t, ठीक है। अब x4 अगर t है, तो दिस इम्प्लाइज के x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 t हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 में वैल्यू पुट करें तो 1/3 t हो जाएगा, और जब मैं x1 में वैल्यू पुट करूंगी तो x1 की वैल्यू t आएगी, क्योंकि x1 = x4 है। ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया है, ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आया है, इसे, ये पूरा सोल्यूशन सेट मेरे पास आए हैं। इसमें टी की कोई सी भी वैल्यू मैं रखती रहूंगी, मैं टी को 1 रखती हूँ, मैं टी को 2 रखती हूँ, टी को 3 रखती हूँ, तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते रहेंगे। ये जो मेरे पास इक्वेशन थी, इसमें x1 x2 x3 की जो वैल्यूज वहां से आएंगी, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है, वो इक्वेशंस जो है वो बैलेंस हो गई है। तो ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की एप्लीकेशंस थी। इससे पहले भी मैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की एप्लीकेशंस करवा चुकी हूँ, और नेटवर्क एनालिसिस की एप्लीकेशंस करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो एप्लीकेशंस देखनी है तो ज़रूर वो लेक्चर देख लीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए।